हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो यूपी ट्रिपल एस सी PET 2021 का प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म शुरू किया गया है, उससे संबंधित इस वीडियो में पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको योग्यता, उम्र से संबंधित जानकारी और फॉर्म में जो भी जानकारी है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारे अन्य वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जो विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 से संबंधित जो भी सूचना है, इस वीडियो में आप देख लेते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि है 25 मई 2021। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है 25 मई 2021। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन शुल्क और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 21 जून 2021, और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 28 जून 2021। तो साथ ही इसमें विशेष कथन, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून 2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन और फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक के से शुल्क का समायोजन 21 जून 2021 तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 28 जून 2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकते हैं। तो आपको अंतिम रूप से 21 जून 2021 तक अपना फॉर्म भर देना है, और अगर आप अपनी फ़ीस सबमिट 21 जून 2021 तक नहीं कर पाते हैं तो आपको बैंक द्वारा 28 जून 2021 तक अनिवार्य रूप से इसका समायोजन करा देना है। साथ ही अगर आपने इसमें कोई त्रुटि कर दी है, कोई गलती कर दी है फॉर्म भरने में, तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी को छोड़कर कुछ भी संशोधन कर सकते हैं 28 जून 2021 तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतना दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु भविष्य में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। यानी आगे की जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें 2 स्तरीय परीक्षाएं होंगी, 2 टेस्ट लिए जाएंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी। जो पद पूर्व में विज्ञापित किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्रवाई संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार ही होगी। तो ये जो द्विस्तरीय प्रणाली 2 टेस्ट लिए जाएंगे, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, वो केवल नए विज्ञापन जो विज्ञापित किए जाएंगे उन्हीं के लिए मान्य होगी, और जो फॉर्म पहले से भरे जा चुके हैं और जिनकी कार्रवाई चल रही है, जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, होनी है, लंबित हैं, उनके जो है आवेदन प्रक्रिया संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार ही होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऑनलाइन आवेदन। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हेतु आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे, और कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
आयोग की आवश्यक सूचना संख्या इतना दिनांक 26 मार्च 2021 के अनुसार, यद्यपि इस आशय की सूचना प्रकाशित की गई थी कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगितात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु एक वार्षिक पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा, परंतु इस संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बार की पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है। यानी यूपीएससी ने कुछ समय पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार की पंजीकरण की बाध्यता अनिवार्य कर दी थी, जो कि अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए उन्होंने अलग से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की बाध्यता को इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए समाप्त कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की अवधि। ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर दिनांक 25 मई 2021 से दिनांक 21 जून 2021 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। उक्त अवधि के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप 25 मई 2021 से 21 जून 2021 तक ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिटवार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यानी आपको मुख्य परीक्षा यानी सेकेंड एग्ज़ाम के लिए तभी बुलाया जाएगा यदि आपने प्री टेस्ट दिया हो और उसमें आप मेरिट में चयनित हुए हों, तो इसलिए आपको प्रारंभिक परीक्षा देना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में आपने आवेदन नहीं किया है और प्रारंभिक परीक्षा आपने नहीं दी है तो उसमें आपको मुख्य परीक्षा जो भी विज्ञापन निकाले जाएंगे उसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। यानी ये भी आयोग स्पष्ट कर देना चाहता है कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर ही आपको चयन नहीं होगा, आपको सेकंड एग्ज़ाम मीन्स एग्ज़ाम देना होगा। आगे है आयोग की परिधि में आने वाले पद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि उपबंध समूह खा से निम्न समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के भी पद हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटाया उसमें जोड़ सकती है। यानी इसमें समूह खा से लेकर समूह गा तक के पद शामिल होंगे, परंतु राज्य सरकार यदि चाहे तो किसी भी पद को वो आयोग के कार्यक्षेत्र में जोड़ सकती है या उसमें से हटा सकती है। साथ ही विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अध्याचनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग की ओर से प्रकाशित होने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों में आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम स्कोर प्रभावी होगा। यानी जो आप मेंस एग्ज़ाम देंगे यानी मुख्य परीक्षा देंगे तो उसको आप पीईटी यानी प्री एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पर ही आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। साथ ही शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी आप हाई स्कूल या समकक्ष किए हों या उच्च शिक्षा आपने हासिल की हो तो आप इसका
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शिक्षा शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई हो, वे प्रारंभिक परीक्षा 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के उपरांत विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अध्याचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा दी हो के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इनमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथावश्यक मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन किया जाएगा। यानी अगर आपने पीईटी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, आप मेरिट में पहुंच गए हैं, तो उसके आधार पर आपको मुख्य परीक्षा मेन एग्ज़ाम, जिसमें स्किल टेस्ट होना है, कौशल परीक्षा, और जिसमें फिजिकल टेस्ट होना है, उसकी शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नोट: हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी। यानी हाई स्कूल और इसके समकक्ष अगर अर्हता से इससे कम अर्हता मांगी गई है और ऐसे पदों का आयोग को भरने की आदेश आता है, तो आयोग जो है इसके लिए परीक्षा, कौशल परीक्षा और शारीरिक परीक्षा को यथासमय सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी और इसके लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थियों को नहीं बैठना होगा, जो कि हाई स्कूल और उससे समकक्ष से कम अर्हता वाले पद आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आयु सीमा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों का अध्याचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 से 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यानी आप न्यूनतम 18 और 21 वर्ष के हों और अधिकतम 40 वर्ष के हों तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे, अर्थात उनका जन्म 1 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 30 जून 2003 के बाद ना हुआ हो। अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद और 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ हो। तो आपको आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है। आगे है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी अधिनियम शासनादेशों के अनुसार आरक्षित विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए तथा शासनादेश दिनांक 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट 1 जुलाई 2021 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो। समाज के दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 3 फरवरी 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे। यानी दिव्यांगजनों को 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अध्याचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार न्यूनतम अधिकतम आयु अनुमन्य होगी। अद्यतन स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी को 5 वर्ष, विकलांगों को 15 वर्ष
और भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी को 5 वर्ष की छूट, विकलांगों को 15 वर्ष की छूट और भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की छूट जो है आयु सीमा में अनुमन्य होगी। आगे है आरक्षण। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापनवार मुख्य परीक्षाओं में अधिनियम, शासनादेश एवं सेवा नियमावलियों के अनुसार लंबवत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अतिरिक्त दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला ये अनुमन्य होगा तथा आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षाओं हेतु उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो ये जो आरक्षण है ये सरकारी गाइडलाइन के अनुसार होगा। साथ ही परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20 फरवरी 2021 को अपलोड किया जा चुका है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ इस विज्ञापन के अंत में पुनः संलग्न किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम नहीं मिलेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसकी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को चेक करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये वीडियो आपको हमारे वीडियो के अंत में भी इसका लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर जाके आप इसका पूरा परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम चेक कर सकते हैं। आगे है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के संबंध में आयोग की सूचना संख्या इतना दिनांक 22 मई 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो अगर जो है अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है और एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की सूचना आयोग की विज्ञापन संख्या इतने में दे दी गई है और अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आवेदन शुल्क क्या होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क अनारक्षित सामान्य के लिए 185, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 और विकलांगजनों हेतु 25 शुल्क निर्धारित किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रम संख्या 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। तो ये विभिन्न श्रेणियों के लिए शुल्क भी आपको बताया जा चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर आप इसका पाठ्यक्रम सिलेबस जानना चाहते हैं तो इसके वीडियो के अंत में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप इसका पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और जानकारी समझ में भी आ गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे इस चैनल पे आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।